हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पेपर टू का कोर्स। ठीक है, तो पेपर टू में आपको पता होगा हम लोगों ने एसए का एक ओरिएंटेशन क्लास लिया था। तो उस ओरिएंटेशन क्लास में बेसिकली वो अगर हम बनाते तो 2.5 घंटे का करीब एक पूरा हो जाता वीडियो। तो उस कारण से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एसए का ही ओरिएंटेशन क्लास का ही सेकंड पार्ट है। राइट, आप समझ पा रहे होंगे कि ये एसए का ही जो ओरिएंटेशन क्लास है उसका ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आप मॉड्यूल 1 में इसे पहले लेक्चर ही कंसीडर कर सकते हैं या लेक्चर 2 भी कंसीडर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, दैट इज 1000 व्यूज का है। बट जैसा कि ये उसी का पार्ट है तो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पार्ट में क्या क्या रह गया था। पहले देखिए हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था, ऐसे क्यों पूछा जाता है, पर्पस क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस की। इसके बाद हम लोग डिस्कस किया कि किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत सारे तमाम डायमेंशन। राइट, अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे होंगे, देखिए हुआ क्या था कि लास्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमें बेसिकली 2 एसेज डिस्कस करने थे। राइट, 2 एसेज को कि आपको फिर 2 एसेज का अप्रोच मुझे देना था। पहला हम लोगों ने इनफिल्ट्रेटर्स इज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, ये हम लोगों ने दिया। तो वो एक दूसरा डायमेंशन था। इस बार जो है हम लोग दूसरे टाइप का, यानी कि एसए के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इस बार हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ एसए को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो हम लोग इसमें सेकेंड टाइप ऑफ एसे के ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट, तो वो होगा, लेकिन उससे पहले 2021 का ही कोई एक ऐसे ले लेंगे थोड़ा दूसरा टाइप का। उससे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में आपको टोटली डिफरेंट कंटेंट मिलता है कंपेयर टू आप एनी इंस्टीट्यूट। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पेड कहीं से भी क्लासेस कर रहे हैं वो जरूर आए इन सभी क्लासेस में, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और पेपर टू एग्जैक्टली है क्या। बिकॉज हम अप्रोच पे बातें कर रहे हैं इसीलिए मैंने इसे अप्रोच क्लासेस के अंदर कंसीडर करता हूं मैं, और अप्रोच क्लासेस इसलिए इसे में कंसीडर किए जाते हैं। राइट, तो आज जो है हम लोग देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आमतौर पे कोई भी डिस्कस आपके साथ नहीं करता होगा, मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ। वैसे तो हम लोग ने जो फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया वो भी बहुत लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आप पिछले लेक्चर से कमेंट ये सब देख सकते हैं जाके ज्यादा डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन की हाउ टू राइट। राइट, हाउ टू राइट एन एसे। तो क्या हम लोग ये डिस्कस करने वाला हाउ टू राइट एन एसे, ये तो पहला ही पार्ट था। मतलब ये तो हम लोगों ने डिस्कस पहले ही पार्ट में कर लिया है कि हाउ टू राइट एन एसे, ऐसे से रिलेटेड सारी चीजें ही डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट एन एसे विच you have not prepared. This is the golden question which you have not prepared. राइट, तो देखिए इस डायमेंशन पे लोग बात नहीं करते। हमेशा लोग बात किस पे करते हैं, अगर ऐसे की बात होती है तो ऐसे में सिर्फ 2 ही चीज पे लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो कंटेंट में ही डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि सर कंटेंट बिल्डिंग कर लें कर लें कर लें, एंड द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो देर इज सेकंड थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। राइट, तो उन सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू राइट एन एसे विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। यू अब इसका मतलब क्या कि उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है? नहीं सर, टॉपिक अगर प्रिपेयर्ड है तो वो तो आपका इसमें ही आ जाएगा, कंटेंट जहां पर आपके पास है। जिसको आपने प्रिपेयर नहीं किया है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। कहने का मतलब है किस प्रकार की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं आज मेंटल प्रिपेयर्डनेस की। राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेंटल प्रिपेयर्डनेस की, कि आपको मेंटल प्रिपेयर्ड रहना है कि क्वेश्चन विल कम दैट यू विल नॉट नो। क्वेश्चन आएंगे जो मैं नहीं जानता हूं, एंड देन आई विल राइट, मैं उन क्वेश्चंस को लिखने वाला हूं। राइट, तो क्वेश्चन तो आएंगे, ये आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि सर 6 से आ रहे हैं ना, मैं मानता हूं कि 2 या 3 ऐसे, अगर देखिए 2 नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 4 तो लिख ही लेंगे। ज्यादा चांसेस होता क्या है कि 3 लोगों का आते हैं, एक नहीं आता, तो वैसा एक चुनना होता है उसमें से, क्योंकि 3 पे तो
उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले मेंटली प्रिपेयर करना है कि सर 3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो मुझे नहीं आएंगे और मुझे उनमें से ऐसे एक को लिखना होगा या 2 भी लिखना पड़ सकता है, दैट डिपेंड्स, और मैं लिख लूंगा। या अगर आप मेंटली प्रिपेयर है ना, तो उस समय आपको कम से कम ये जो स्ट्रेस है उससे आप ऊपर उठ जाते हैं, और जहां पर अगर स्ट्रेस से ऊपर उठ जाते हैं तो वहां पर आप इजीली सक्सीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा पेपर 2 से हट के एक बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आ ही गई है तो इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अदर देन दैट मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। देखिए कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। वैसे हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, मैं कभी सेशंस लूंगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम को, कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोच बहुत मैटर करता है। यही रीजन है कि देखिए सीएपीएफ अलग बात है, या ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कुछ हद तक सीडीएस भी अलग बात है, लेकिन एफकेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बारे में, जिसके लिए मैंने उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, फिर भी 200 प्लस मैंने स्कोर किया था, तो और वो भी 2 टाइम्स किए थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, वो वर्क करते हैं, राइट। तो वो सारे तो हम कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज जो आई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट काम काम रहना बहुत जरूरी होता है। कितना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको काम रहना बहुत जरूरी होता है। रीजन आप बहुत सिंपल है कि देखिए अगर आप, ये स्टेट है, ठीक है, दिस इज दी नॉर्मल स्टेट कह लो, ठीक है, जो आपका है स्टेट, यानी ये नॉर्मल नहीं, मैं इसे नॉलेज का स्टेट कहूंगा, ठीक है, या क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेट कह लो, जो भी, ये नॉलेज का स्टेट है। अब मान लो ना आप अगर एग्जाम में सर काम नहीं रहेंगे ना, तो आप मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऐसे जो हैं वो गलत करके आने वाले हैं, और मैक्सिमम 10, यानी 5 to 10 क्वेश्चंस का आपको डिफरेंस दिखेगा। यानी आप इजीली अगर मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, तो आप अगर काम नहीं है एग्जाम में, थोड़ा टेंस्ड हो गए हैं, या देखिए थोड़ा टेंस होना अलग चीज होती है, बट अगर ज्यादा हो जा रहे हैं तो 5 मिनिमम है, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम है, इतना तक का डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप काम रहते हैं तो जितने क्वेश्चन आप करने वाले थे, लेट्स से 80, तो आप उससे 5 या 10 क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, मैक्सिमम 10 करेंगे, मिनिमम 5 करेंगे। तो अगर आप देखते हैं ये जो डिफरेंस है वो मिनिमम 10 क्वेश्चंस का है और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस का। आप खुद समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं और 20 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स, यानी ये फ्लक्चुएशन जो है वो आपको 20 to 40 मार्क्स का देखने के लिए मिलता है। और ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि आपको, मैं कट ऑफ क्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप मेरिट के लिए भी फाइट कर सकते हैं। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं अपने आप में, 20 मार्क्स से बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसलिए काम रहना बहुत जरूरी होता है। तो वही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन विल कम एंड आई विल राइट इट, ठीक है। सेकंड, आपको पहले से ही सर अप्रोच डिस्कस करना होगा या अप्रोच पे काम करना होगा कि किस तरह से मुझे क्वेश्चंस को करने हैं, किस तरह से रैंडम क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, उन रैंडम क्वेश्चंस को मैं अप्रोच करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें समझना होगा कि हम रैंडम क्वेश्चंस को भी अप्रोच किस प्रकार से कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्क करना है, राइट। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कुछ और थोड़े छोटे छोटे डायमेंशंस के ऊपर, तो पहले देखिए आप ये समझें कि अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि सर रैंडम क्वेश्चन आएंगे और मैं उसमें बहुत अच्छा लिख लूंगा, तो ये गलत है, ठीक है। अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। सर बहुत अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज लिखने की बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट उस रैंडम क्वेश्चंस पे कुछ भी अगर नहीं लिख पाएगा, सो फ्रेंड्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छा लिख लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर आप एवरेज लिखेंगे, ठीक है। ये एवरेज किस तरह से लिखना है, मान लेते हैं कि कोई दूसरा स्टूडेंट जो इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, हो सकता है वो ये या तो इस क्वेश्चन को लीव कर दे तो 0 ही मार्क्स है, या फिर कुछ भी ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें लिख के निकल जाए तो उसको 1-2 मार्क्स मिल गए या 0 ही मिल गए। लेकिन आपको ऐसा लिखना है, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल अप्रोच बता देता हूँ जो हम टेस्ट सीरीज में भी आमतौर पर फॉलो कर रहे थे, क्या कि आप ये सर जाने, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एसे, देन योर आर्गुमेंट, देन योर रिपोर्ट, राइट। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो स्कोर मिलते हैं ना वो आपको रिपोर्ट में मिलते हैं। रिपोर्ट में इजीली 50% से ज्यादा मिलते हैं मार्क्स, 50-55%। आर्गुमेंट में भी ऑलमोस्ट वही से अच्छे स्कोर मिलते हैं। ऐसे एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, यानी अगर आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं 20 में से, तो ये यानी आप समझेंगे बहुत अच्छा आपने ऐसे लिखा है, राइट। इसमें एवरेज मार्किंग 8-9 वैसे होती है, राइट। तो ये मैं एक नॉर्मल आंसर की बात कर रहा हूँ।
अगर आप इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस को अप्रोच से लिखेंगे ना तो आराम से 4-5 मार्क्स तो ले लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 4-5 मार्क्स अगर आप देखें तो, ठीक है। और आप थोड़ा अच्छे से इस पे वर्क कर ले तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, राइट। तो वो आपको समझना होगा कि रैंडम क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको ऐसा मैजिक बता दूंगा कि आप लिख ही लेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि सर आप एवरेज आंसर 4-5 मार्क्स 6 मार्क्स तक ले सकते हैं अगर आपने इस पे काम किया है तो, ठीक है। देखिए पहले अप्रोच सिंपल डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कुछ बेसिक की एलिमेंट्स हैं वो आपको पहले फोकस करने होंगे, उसके बाद मैं अप्रोच के लिए तो डिस्कस करूंगा। की एलिमेंट्स क्या है सर, जब भी हमारे सामने ना क्वेश्चन आते हैं रैंडम तो हमें सबसे पहले देख कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कीवर्ड्स तो फाइंड करने, आपको ना उन कीवर्ड्स की डेफिनेशंस लिखने या आप उन कीवर्ड्स को डिफाइन करें, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है ना आप उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 2 to 3 कीवर्ड्स हैं, उन सभी कीवर्ड्स के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन को डेवलप करना है। कोई ना कोई रिलेशन डेवलप होगा, उस रिलेशन पे फिर आपको लिखना है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में ही आया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे ये लगा कि थोड़ा सा ये जो है वो इथिक्स से रिलेटेड या फिर थोड़ा सा मोरल से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सोचा है कि ये आप देख सकते हैं। जैसे एक आया था सीएपीएफ में ही आया हुआ है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए सर यहाँ पर ये समझें इस बात को, देखिए आमतौर पे जो टॉपिक्स आपके सामने एग्जाम में दिखेंगे, जैसे नक्सलिज्म दिख गया, इन्फिल्ट्रेटर्स दिख गया, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन की बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, राइट। तो वो सब पे आपके पास कंटेंट है, आपके पास कोड्स हैं, डाटा है, आप लिख सकते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, जो आपके मोरल थिंकिंग पे, डेवलपमेंट पे वर्क मतलब क्वेश्चंस होते हैं, या इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कह सकता हूं कि थोड़े से इस जो एसेज होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब रियलिस्टिक या थ्योरेटिकल बातों पे रहती हैं, राइट। तो उस तरह के जो आते हैं ना वहां प्रॉब्लम आती है, जैसे इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ कंटेंट क्रंच देखने के लिए मिल सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या होता है, सिंपली आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, सर सोशल जस्टिस एक कीवर्ड है, ह्यूमन राइट कीवर्ड है, तो आप इसके अराउंड लेके चलते हैं चीजों को। आप सोशल जस्टिस को डिफाइन करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशंस को किसी तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस तरह से जब आप ओवरऑल काम करते हैं ना तो रैंडम क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी आया था 2018 में, रिजर्वेशन को रिलेट किया गया था सिविल डायनेमिज्म से, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें वर्क करती हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे कि हम लोग क्लासेस भी आपके साथ लेंगे, तो वहां पर हम लगातार जब आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि किस तरह से इनको अप्रोच करना है। उससे पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे चर्चा करता हूँ रैंडम क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए रैंडम क्वेश्चन को देखिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, वो अप्रोच ये होता है कि जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। ये प्रिपरेशन के दौरान होती है सर, ठीक है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बोल दूं कि सर ये लिख लीजिए रिलेशन डेवलप के लिए, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान कि जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन इररेलेवेंट टॉपिक्स। मैं रेलेवेंट टॉपिक्स पे भी तो कहता ही हूँ और इररेलेवेंट टॉपिक्स पे भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपके अंदर की जो रैंडम क्वेश्चन का अप्रोच करने के या फिर अटेम्प्ट करने की होती है, वो जो स्किल सेट है वो डेवलप करती है। या फिर इररेलेवेंट टॉपिक कह लो या फिर व्हाटएवर यू सी, राइट। जो भी अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं ना उससे रिलेटेड कुछ रिलेट करके ना आप ब्रेनस्टॉर्म करें, राइट। जैसे कोई भी मैं मान लेता हूँ एक रैंडम ले लेते हैं कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड पेज में ले लेते हैं, एक कोई टॉपिक ले लेते हैं, वो रैंडम सा सू ले लेते हैं, ठीक है। सू आप समझ सकते हैं। तो मान लो सू ले लिया आपने, तो सू से रिलेटेड सोचिए सर 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया। देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सब पे इररेलेवेंट ही आएंगे, तो इररेलेवेंट ही सोचना है। अब जैसे इंट्रो क्या सोचा जा सकता है, थोड़ा सा हम सू के इंपॉर्टेंस को देखेंगे, तो सर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ से, ठीक है, कि दैट इट इज वेरी मच डाउन टू अर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा हो गया। फिर उसके बाद क्या बात कर सकते हैं, तो सर आप इंपॉर्टेंस ऑफ शूज के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। कोई अगर ऐसा टॉपिक होता तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते थे, राइट। उसके बाद बॉडी में क्या आ सकता है, तो सर बॉडी में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ शूज तो आप जान ही रहे हैं, प्रोटेक्ट कर सकता है फीट को हीट कोल्ड्स ये सारी चीजें से। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ
ये इररेलेवेंट टॉपिक है। इररेलेवेंट टॉपिक में आपको किस तरह से सोचना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी में अगर बात कर ले तो आप बात कर सकते हैं, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज होते हैं, राइट। फिर शूज के साथ क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, राइट। अब थोड़ा सा आपको वेग लग रहा होगा, लेकिन ये जब आपके सामने टॉपिक सही टॉपिक्स आएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको शू पे ऐसे लिखने के लिए नहीं आ रहा, ये आप एश्योर है। ये मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ जो आपको करनी है। चैलेंजेस की बात कर सकते हैं, चैलेंजेस किस प्रकार से हो सकते हैं, राइट। तो चैलेंजेस कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जो बहुत सारे जैसे स्नीकर्स की आप बात करते हैं, ठीक है, वो भी एक टाइप का शूज होता है। स्नीकर्स तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, राइट। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आप इसमें वे फॉरवर्ड में बात कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या, तो सर गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, इसको चीपर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जैसे स्नीकर्स है तो आजकल देखेंगे आप रीसेल मार्केट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीसेल मार्केट उसको आप गवर्नमेंट के साथ लिंक करके बता सकते हैं। फिर कुछ कंक्लूजन में आपने बता दिया, राइट। तो ये इररेलेवेंट है, लेकिन आपको मैं सोचना बता रहा हूँ। जब आप इस तरह के इररेलेवेंट टॉपिक पे सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो इस टाइप से टॉपिक आते हैं ना, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट, आपको ऐसा लगेगा अपने आप में कि अरे ये तो कितना इजी टॉपिक है, इस पे तो मेरे पास कितना कंटेंट है, जब मेरे पास सूप पे इतना कम कंटेंट था तो भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट ये सब के बारे में तो मेरे पास कितना कंटेंट ही कंटेंट है, मैं तो इसको इजीली लिख पाऊंगा। समझ रहे हैं, ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक और टॉपिक ले सकते हैं, वाटर ले लिया, राइट। फिर वाटर में भी उसी तरह सोच रहे हैं, इंट्रो में सोच रहे हैं कि सर देखिए वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वाटर जो है वो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का कंटेनर होता है उस तरह अपने आप को क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। तो आप इसको कहेंगे कि ह्यूमन को भी इससे सीखना चाहिए कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह के लोग हैं उनके आसपास, उसमें थोड़ा सा अपने आप को क्या करना चाहिए, माउल्ड करना चाहिए, राइट। और फिर इंपॉर्टेंस होता है वाटर का बहुत ज्यादा, वाटर पे तो ऐसे ही बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिर इसमें वाटर पोल्यूशन ये सब में जाएंगे तो और भी बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। फिर वाटर अर्थ पे कितना है, ये सारी, मतलब मैं आपको तमाम डायमेंशंस बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इररेलेवेंट टॉपिक्स पे सोच सकते हैं, और इन इररेलेवेंट टॉपिक्स से आपको कंटेंट जो है बेसिकली जो है आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, ताकि आपसे अगर रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, तो देखिए इस तरह से अगर आप अप्रोच डेवलप करते हैं ना, तभी जाके रैंडम क्वेश्चन पे हो पाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत है, राइट। अब इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको रैंडम क्वेश्चन बताने चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रैंडम क्वेश्चन सर अगर आपने 3 to 4 मंथ्स अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, राइट, 3 to 4 मंथ्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, मिनिमम आपने 50-60 टॉपिक्स कर लिए है ना, तो मैं आपको एश्योरिटी दिला सकता हूँ, अच्छे टॉपिक्स होने चाहिए, मैं आपको एश्योरिटी दिला सकता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत रेयरेस्ट चांस है कि आपको जो है वो कोई टॉपिक ऐसा दिखे जिसके बारे में आपके पास थोड़े भी कंटेंट ना हो। ये बहुत रेयरेस्ट चांस है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही रेयरेस्ट चांस है। अगर आपने 50-60 टॉपिक्स पे अच्छे से किया है, सर 6 टॉपिक्स आए थे जब मैंने दिए थे 2021 में, और इसमें से 6 आउट ऑफ 6 मुझे आ रहे थे, और उसमें से अगर मैं बात करूं 5 आउट ऑफ 6 जो हैं वो मतलब अच्छे से आ रहे थे, मतलब जिसमें मेरे पास कंटेंट है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 5 जो है वो डायरेक्ट रिपीटेड थे, ऑलमोस्ट रिपीटेड थे मैं कह सकता हूं, जो डायरेक्टली नोट से थे। और 2-3 टॉपिक ऐसे थे जो वर्बेटिम थे, वर्बेटिम यानी कि मैंने उसी पे प्रिपेयर ही किए थे, नोट्स ही प्रिपेयर करके गए थे, राइट। तो उस तरफ से रिपीटेशन दिखता है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जैसे रिपोर्ट, ये सब में खासकर ऐसा होता है कि कभी कदार जो है, या फिर आर्गुमेंट में कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। बट वैसे अगर देखें तो हम जब आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार से रैंडम पे लिखना होता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से 50-60 टॉपिक किए हैं ना, तो सर 6 आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 अच्छे से आपको आने चाहिए, आप इजीली कर लेते हैं, तो इसलिए उतना ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग, एक जो हमारा टॉपिक छूट गया था, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। तो एक हम लोग ने डिस्कस किया था इनफिल्ट्रेटर्स वाला, एक थोड़ा सा डिफरेंट वाला टॉपिक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं हम लोग वर्क फ्रॉम होम, आया हुआ है आप देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, बोन और बैंड, ठीक है। ठीक है, यूजुअली जो है इस तरह के टॉपिक्स जो हैं, मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है आप इस चीज को समझे। ये टॉपिक लेने के पीछे मकसद ये है कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो यूजुअली आर्गुमेंट में देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब आर्गुमेंट में क्या है सर, आपने इंट्रो लिख दिया, उसके बाद फॉर लिखेंगे। पहले तो ये देखिए फॉर ना लिखा करें, मैं ये बहुत ही मतलब टेस्ट सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मना करता हूँ, सर फॉर नहीं लिखना चाहिए। ज्यादा बेटर होता है ना कि आप इसी स्टेटमेंट को रीराइट कर लें, किस तरह से, वर्क फ्रॉम होम इज बोन, फिर आप वर्क फ्रॉम होम इज बैन, इस तरह से आप करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। उसके बाद 4-5 फिर पॉइंट्स
फॉर्मेट में ना लिखा करें, कभी भी ऐसे जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में ना लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अब चलिए हम लोग अप्रोच पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ने पहली क्लास में अप्रोच डिस्कस किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फटाफट होना चाहिए। पहला है कीवर्ड आपका वर्क फ्रॉम होम, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। हम लोग फटाफट करेंगे। यहाँ पर वन जो है वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पर थीम क्या है, थीम है इंटर रिलेशन बिटवीन बून एंड बैन, तो ये इंटर रिलेशन है, ठीक है। मैं अप्रोच ही डिस्कस करूंगा क्योंकि उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। तो हम आते हैं इंट्रो पे। मैंने क्या बताया था सर, इंट्रो हम लोग प्राइमरी जो कीवर्ड है उससे स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हम प्राइमरी कीवर्ड को पकड़ते हैं और उससे रिलेट करके कोशिश करते हैं कि हम इंट्रो लिखें। तो देखिए जब वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सर वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो मेनली पैंडेमिक में या फिर जो लोग बाहर जा नहीं सकते उनके लिए मेनली अप्रोच जो ये पूरा सिनेरियो है वो डेवलप हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इंट्रो जो है वो किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 2-3 अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाए। देखिए एक अगर आप कोट की बात कर सकते हैं तो 2-3 कोड मैं आपको, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा यूनिवर्सल कोड्स रखने चाहिए। जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर में आपके साथ सिथ वाला डिस्कस किया था, वो यूनिवर्सल कोड है, आप हर जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है यूनिवर्सल कोड यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोड की बात करता हूँ तो इवन इन डार्केस्ट ऑफ डार्कनेस, even in darkest of darkness there is always a light, ठीक है। इजी है, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। ये अब मैं डार्कनेस से रिलेटेड, क्योंकि मैं यूजुअली इसी टाइप के ऐसे जो कोड्स हैं वो याद रखता हूँ जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो। जैसे अगर ये नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, इवन इन डार्कनेस देयर इज पॉसिबिलिटी टू क्रिएट लाइट, राइट। तो अगर यहाँ पर देखें अब इसको रिलेट किस तरह से, मैं हमेशा बोलता हूँ कोट लिख के आप छोड़े ना, ये और है ये या ये, तो कभी भी कोट लिख के आपको छोड़ना नहीं है, आपको ये लिखना है कि उसको एक्सप्लेन करना टॉपिक से रिलेट करके। तो यहाँ पे डार्कनेस क्या है सर, डार्कनेस पैंडेमिक है। पैंडेमिक में भी लाइट क्या था, वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक में जब सब कुछ शट डाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम एक लाइट के रूप में आया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन डार्कनेस क्या है, पैंडेमिक, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू क्रिएट लाइट। व्हाट इज लाइट, वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करके क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। या फिर बहुत सारे होते हैं, प्लेटो वाला आप याद रख सकते हैं। मैं ये सब भी बहुत यूजुअली याद रखता हूँ क्योंकि ये सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी है और आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। प्लेटो वाला क्या यूज कर सकते हैं, प्लेटो के एक बहुत ही अच्छा है, ये आप याद रख सकते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट ऊपर वाले हैं, मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो ये भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये हो गए, या आप यूज कर लें सर, ये तो कोर्ट वाला हो गया। फैक्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट से कैसे कर सकते हैं सर, एक रिपोर्ट ही दे देते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो रिपोर्ट, तो अगर आपने नोट्स बनाए हो तो टैलेंट टेक आउटलुक 2022, टैलेंट टेक आउटलुक 2022 के अनुसार इन्होंने एक स्टडी किया था दैट शोज दैट वर्क फ्रॉम होम इज न्यू नॉर्मल, राइट। तो ये क्या है, न्यू नॉर्मल है। इस स्टडी ने बताया है कि अगर आज हम देखते हैं 82% ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, आर प्रेफरिंग टू वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। बट इसका कॉन्टेस्ट आएगा, एम्प्लॉयज चाह रहे हैं, बट उसके जो वो कम होती है वो हम बात करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तमाम है जिन पे आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए सर हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट पे। अगर मान लेते हैं बॉडी से पहले आपको बैकग्राउंड लिखना होता है, तो बैकग्राउंड में वही है, इवोल्यूशन आप बता सकते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से पैंडेमिक में नेसेसिटी डेवलप हुई, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बॉडी में आएंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जैसे इसको यूज किया करें कि एज अ कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है, एज अ कॉइन हैज टू साइड, वर्क फ्रॉम होम आल्सो हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बेस्ड ऑन दैट वी विल बी सीइंग। सो ये कॉइन वाला आप लिखें, थोड़ा सा स्टेटमेंट सही लगता है। उसके बाद हम आ जाएंगे फॉर और अगेंस्ट है, पॉइंट फॉर्मेट में ना लिखें, फॉर एक साथ लिख दे, 3-4
एक पैराग्राफ बना के और दूसरे में अगेंस्ट लिख ले, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैं ज्यादा आपके साथ फॉर अगेंस्ट डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन है आपको ही पता होगा, इजी टॉपिक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। फॉर क्या क्या हो सकते हैं, लेट से हम लोग अगर 2-4 लिखना चाहें तो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो भी एम्प्लॉयज हैं फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं जो कर सकते हैं, या फ्लेक्सिबल आवर्स के मैं अनुसार कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दे कैन मैनेज टाइम, ठीक है, टाइम अपने अकॉर्डिंगली वो मैनेज कर सकते हैं, किस समय उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद वुमेन्स के लिए बहुत ही ये सही है, वुमेन्स या फीमेल प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, उनको कैरियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, राइट। बहुत सारे अभी भी हैं जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, राइट। फिर उनको होम एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं सर, अगेंस्ट में ये लिख सकते हैं कि एक ऑफिस कल्चर होता है, ठीक है, वो घर में नहीं हो सकता, राइट, वो घर में नहीं होता है। ये ऑफिस कल्चर जो है वो एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेटेड रखता है, राइट। तो एम्प्लॉयज को ये मोटिवेटेड रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की, ठीक है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है मतलब कहने का मतलब कि जो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ जो कोरिलेशंस होता है वो क्या इंक्रीज करता है, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, राइट। प्रोडक्टिविटी आवर्स बढ़ते होंगे, अगर आपको शायद ना पता हो आप खुद भी इस पे ये कर सकते हैं, ये खासकर मैंने खुद फील किया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, एक ऑनलाइन क्लासेस आप घर पर ले रहे हैं और एक वही सेम ऑनलाइन क्लासेस आप वीसेट सेंटर पे ले रहे हैं। रीजन है मैंने लिया है तो मुझे एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन क्लासेस आप घर पे लें और एक वीसेट सेंटर पे जाएं, वहां भी आपको जाके स्क्रीन ही देखना है, घर पे भी स्क्रीन ही देखना है, आपको दिखेगा यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आप लॉन्ग आवर्स तक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ बेहतर होता है कंपेयर टू, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर है, राइट। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप क्लासेस कर रहे हैं तो वो आपको एक कल्चर डेवलप होती है, राइट। इसके अलावा देखिए लिखने के लिए बहुत सारे लिख सकते हैं कि जो घर पर है वो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, ऑफिस में इस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, एंड तमाम डायमेंशंस पे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए फिर हम आ जाएंगे इसके आगे वाला पोर्शन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ब्लेंड की जरूरत है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग मतलब कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम हो जाए या कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाए, एक ब्लेंड की जरूरत है, और ब्लेंड पे अगर हम वर्क करते हैं तो वो बेहतर हो सकता है। उसके बाद एक कोई भी फ्यूचरिस्टिक सा अगर आप कंक्लूजन दे देते हैं तो वो आपको वर्क कर जाता है, राइट। तो ओवरऑल आपने समझने की कोशिश की होगी कि इस तरह के टॉपिक्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि स्कोप यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है, वर्क फ्रॉम होम बून और बैम। यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम होगा प्राइमरी है, लेकिन इसको लिंक करना है कि क्या ये बून है, वरदान है, या अभिशाप है, दैट इज बैन। और इन दोनों को लिंक करके ये हमेशा मिडिल पाथ जो होता है, मिडिल पाथ जो है वो हमेशा ये कर सकते हैं। इसके लिए मैं और भी बहुत सारे, जैसे कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में देखिए यूनिवर्सल लाइंस यूज करें। आपने सुना होगा चैरियट, राइट, चैरियट रथ, ठीक है। मैं इसको यूज करता हूं आमतौर पे कि चैरियट में बेसिकली 2 व्हील्स होते हैं, राइट, 2 व्हील्स होते हैं। तो कभी भी अगर आपका एक व्हील ब्रोक हो जाता है तो आप चैरियट को आगे नहीं ले जा सकते, एक दोनों व्हील होना जरूरी है और दोनों व्हील के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है, तभी जाकर जो है वो आप इस चैरियट को आगे ले जा सकते हैं। सेम वे में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, तभी जाकर आप इसको इजीली सस्टेन कर सकते हैं। सेम अब जैसे मैं यूनिवर्सल की बात करता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही कोट्स हैं जो मैं यूनिवर्सली बहुत सारे टॉपिक्स में यूज कर रहा हूँ। अब ये चैरियट को कहाँ यूज कर सकते हैं सर, हम ऑनलाइन एजुकेशन पे यूज कर सकते हैं, कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लस जो आपका ऑफलाइन एजुकेशन है, दोनों में आपको इसका ब्लेंड बनाना होगा। सर मैं एनवायरमेंट और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात कर सकते हैं और डेवलपमेंट की, इन दोनों के बीच में भी हमें एक बनाने की जरूरत पड़ती है। कहीं भी जहां पर आपको बैलेंस बनाने की बात होती है आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, एज अ चैरियट हैज 2 व्हील्स, राइट। तो इस चीज को आप यूज करें, ये बहुत ज्यादा बेनिफिटिक होता है। आप इसी तरह के कोर्स को प्रिपेयर करें जो आपके कोर्स यूजुअली आप सारे ही टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, 2 एस्पेक्ट पे हम लोगों ने चर्चा की है। पहला एस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से आप रैंडम टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, यानी कि हाउ टू राइट एन एसे व्हिच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड।
तो मैंने आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस की बात की, किस तरह से आप कर सकते हैं मेंटल प्रिपेयर्डनेस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकंड थिंग मैंने डिस्कस किया है एक टॉपिक जो लास्ट का कल का बच गया था, वर्क फ्रॉम होम, बून और बैन, इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी ये ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं, अभी और आपके 3 से 4 ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी। उसके बाद जब हम कंटेंट वाली क्लासेस पे आएंगे तो वहां पर हम डिटेल्ड में सभी एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे, वहां पर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से चीजें चलेंगी आपकी। ये मॉड्यूल 1 है, उसका मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इस तरह से तमाम जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके सामने आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं और इसी तरह के लेक्चर्स आते रहेंगे। हाँ, लास्ट में आपको बता दूं मैं कि देखिए, जो आपको पता होगा दैट कंडीशन इज बीइंग देयर, जो अब बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।